सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे जिस क्वेश्चन को पोस्ट किया गया था उसे किस तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर आज पोस्ट किया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के टॉपिक पब्लिक सर्विस वैल्यूज से लिया गया है, यानी कि लोक सेवा मूल्य। और ये प्रश्न सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले, जैसे हम हमेशा डिस्कशन के अंतर्गत करते हैं कि एक सब टॉपिक समझते हैं ताकि फ्रेशर्स को भी ठीक तरीके से समझ में आ सके कि आंसर्स की अप्रोच कैसे करनी है, उसे देखेंगे। और आज का टॉपिक होगा पब्लिक सर्विस वैल्यूज। देखिए, पब्लिक सर्विस वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो ज़रूरी होती है कि जब एक एडमिनिस्ट्रेटर पब्लिक सर्विस के अंतर्गत रहता है और लोक सेवा से जुड़े हुए कार्य करता है, तो ये मूल्य आने ज़रूरी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सेवाएं और जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वो बेहतर तरीके से हो सके और लोगों को उचित सुविधाएं मिल सके। तो ये कुछ प्रमुख मूल्य हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जब काम करने के लिए जाता है फील्ड पर, तो उसके अंतर्गत ये मूल्य होने चाहिए, वो अपने कार्यों में इन मूल्यों को स्थापित करे। तो देखिए, जब मूल्यों की बात आती है, पब्लिक सर्विस वैल्यूज की बात आती है, तो हम में से अब अधिकांश लोग जिन्होंने एथिक्स पढ़ लिया है, जो एथिक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें ये पता होता है कि कौन कौन से मूल्य होने चाहिए। जनरल मूल्य सबको ही पता होता है, जनरल वैल्यू सबको पता हो जाती है कि किस प्रकार की वैल्यूज लिखनी है। उदाहरण के तौर पर सब लोग इंटीग्रिटी लिखेंगे कि हाँ, इंटीग्रिटी का एक मूल्य होना चाहिए, सत्यनिष्ठा का मूल्य होना चाहिए, ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी का मूल्य होना चाहिए, उसी तरीके से पारदर्शिता का मूल्य होना चाहिए यानी कि ट्रांसपेरेंसी। तो ये बहुत ही जनरल वैल्यूज हो गई हैं। अब बिल्कुल आप इन्हें अपने आंसर्स में लेकर आ सकते हैं, लेकिन यदि स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा रहा है कि पब्लिक सर्विस या पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत कौन सी और प्रमुख वैल्यूज होनी चाहिए, तो आप ये कुछ वैल्यूज शामिल कर सकते हैं। पहला जैसे इनोवेशन हो गया, दूसरा है कि रिस्क टेकिंग यानी कि जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, टीम स्पिरिट यानी कि जिस टीम के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिस समूह के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ बेहतर जुड़ाव होना चाहिए किसी भी पब्लिक सर्वेंट का। इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एक पब्लिक सर्वेंट में। काम के दौरान उन्हें कई स्थितियों का सामना करना पड़ता है, कई जोखिम का सामना करना पड़ता है, ऑब्स्टैकल्स आते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक मूल्य उनके उनके अंतर्गत हो। देन कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा का मूल्य हमेशा ही पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत रहना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर सेवाएं जनता तक पहुंचा सके। देन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस यानी कि उत्पादकता व गुणवत्ता का भी जो मूल्य होता है, ताकि जो भी सर्विस या जो भी सेवाएं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं उनकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। ऐसे में ही जो जनता है उनका ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस उस पर बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, इनोवेशन की बात करें, यदि उसके एग्जाम्पल को देखें, तो आप यहाँ पर विक्रांत राजा जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं कराईकल के। देखिए, जब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने तब उन्होंने ये समस्या देखी कि कराईकल में जल की जल की कमी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इनोवेटिव मेजर अपनाया। चोला जो किंगडम था, यानी कि जो चोल साम्राज्य था, उसमें जिस तरीके के मूल्य पानी को बचाने के लिए किए जाते थे, अपनाए जाते थे, या जिस तरीके के मेजर्स लिए जाते थे चोल साम्राज्य में, चोला किंगडम के अंतर्गत, विक्रांत राजा जी ने बिल्कुल वही सारे के सारे वापस तरीके अपनाए, वही इनोवेशन अपनाया। और आज कराईकल जिस पानी की समस्या से पहले जूझ रहा था, आज वो उस समस्या से निजात पा चुका है। तो आप ये एक इनोवेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा देखिए, रिस्क टेकिंग बिहेवियर यानी कि रिस्क टेकिंग वैल्यू भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत होनी चाहिए। आप यहाँ पर ई श्रीधरन जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोंकण रेलवे का वह निर्माण कर रहे थे, तो कई सारे टनल्स का निर्माण उन्हें करना था। बहुत ही ज्यादा जोखिम था क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो पश्चिमी घाट है वो बहुत ही हिमालय की तुलना में कम अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी काफी अनस्टेबल है। और ऐसे में बेहतर इंजीनियरिंग टेक्निक के साथ साथ एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी बहुत जरूरी था, ताकि वह जिस टनल का निर्माण कर रहे हैं, जिन टनलों का निर्माण कर रहे हैं कोंकण रेलवे के अंतर्गत, वो बेहतर रूप में स्थापित हो सके। तो ये चीज उन्होंने दर्शाई, रिस्क टेकिंग बिहेवियर दर्शाया, और कोंकण रेलवे के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। देन थर्ड है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट के अंतर्गत आप एग्जाम्पल दे सकते हैं टी एन शेषन जी का। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स के अंतर्गत यानी कि चुनावी सुधार के अंतर्गत जो वोटर आईडी कार्ड है उसे लेकर आने पर बल दिया, तो कई नेताओं ने अपोज किया था इन्हें, लेकिन इन्होंने अपनी टीम के साथ, जो इनका इनका समूह था, उनके साथ मिलकर वोटर आईडी कार्ड को सक्सेसफुल बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं कैसे टीम जो होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की सफलता में काफी अहम भूमिका निभाने की कोशिश करती है। देन होता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने कार्य में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो।
उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप आर्मस्ट्रॉन्ग पामे जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है नागालैंड में। मुझे अच्छे से याद नहीं है नागालैंड में कि मणिपुर में, किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, इन्हीं दोनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से किसी एक में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो इन्होंने पीपल्स रोड का निर्माण करवाया क्राउड फंडिंग के थ्रू। जब इन्हें गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं प्राप्त हो रही थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के पश्चात भी, तो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाई और क्राउड फंडिंग की, और क्राउड फंडिंग के द्वारा पीपल्स रोड का निर्माण करवाया। नागालैंड और मणिपुर को जोड़ने वाली जो सड़क है, 100 किलोमीटर की रोड है ये, गांव वालों का इस्तेमाल करते हुए। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में काम करना चाहिए। देन होता है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का भी मूल्य आपके अंतर्गत होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर नीति आयोग का उदाहरण दे सकते हैं कि नीति आयोग किस तरीके से जितने भी प्रशासक हैं देश में उनमें प्रतिस्पर्धा लेकर आ रही है राज्यों के अंतर्गत कंपटीशन कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के द्वारा। तो ये कंपटीशन नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के द्वारा लेकर आ रही है प्रशासकों के अंतर्गत, राज्यों के अंतर्गत। इस प्रकार की भावना भी, प्रतिस्पर्धा की भावना भी होनी चाहिए प्रशासकों में। देन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, आप यहाँ पर ईआरटीआई का एग्जांपल दे सकते हैं। पुणे म्यूनिसिपैलिटी ईआरटीआई को लेकर आ रही है ताकि जो भी प्रशासक हैं, जो भी वे कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति, उनमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर गुणवत्ता हो और उत्पादकता ठीक तरीके से आए। तो ईआरटीआई के थ्रू वे इस चीज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे मूल्य हैं। यदि आप इन मूल्यों को लिखेंगे, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और साथ ही ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी, तो ये आपको काफी अच्छे नंबर, काफी अच्छे अंक प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हो, आप उन्हें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल जरूर लेकर आइएगा। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि आपके पास अच्छा क्वेश्चन नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है, आपको सबसे पहले तो एथिकल डिलेमा समझाना पड़ेगा कि क्या होता है, नैतिक दुविधाएं समझानी पड़ेगी क्या होता है। 2 या 3 पंक्तियों में समझा दीजिएगा कि एथिकल डिलेमास होते क्या है। देखिए, यदि आप फ्रेशर, आपको पता नहीं एथिकल डिलेमास से क्या तात्पर्य है, नैतिक दुविधाओं से क्या मतलब होता है। नैतिक दुविधाओं को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपके पास 2 या 3 चॉइसेस हैं और उसमें से आपको किसी एक चॉइस का चुनाव करना है, तो प्रत्येक चॉइस के अंतर्गत ये चीज शामिल होगी कि कोई ना कोई मूल्य बाधित होता हुआ नजर आएगा, नैतिक मूल्य बाधित होता हुआ नजर आएगा। आप किसी भी एक चॉइस का चुनाव करेंगे उसमें भी कोई ना कोई नैतिक मूल्य बाधित होगा। तो ये होता है एथिकल डिलेमास। तो आपको ये समझाना है 2 से 3 पंक्तियों के अंतर्गत। फिर इंट्रोडक्शन जैसे ही आपका खत्म होगा, आपको एग्जाम्पल देना है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर ये उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि एक कानून है, कानून ये बोलता है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए तभी आपको राशन देना है, और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन तभी एक बुजुर्ग महिला आती है, बुजुर्ग गरीब महिला आती है जिसका आधार कार्ड राशन से लिंक नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप उसे राशन देंगे कि नहीं देंगे? ये एक नैतिक दुविधा है, क्योंकि कानून आपको ये कह रहा है कि आपको नहीं देना चाहिए राशन, अगर आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है। लेकिन अगर आपने राशन नहीं दिया तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो आपकी सिंपैथी की वैल्यू है, एम्पैथी की वैल्यू है, वो बाधित होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ यदि आप कानून का पालन करेंगे तो आपने इंटीग्रिटी को अपना लिया, लेकिन क्योंकि आपने महिला को राशन नहीं दिया तो आपकी सिंपैथी की वैल्यू बाधित हो गई। और अगर आपने महिला को राशन दे दिया तो सिंपैथी को आपने अपना लिया, लेकिन इंटीग्रिटी है जो लॉ के प्रति, वो आपकी बाधित होगी। तो कुछ इस प्रकार का चीज आपको दर्शाना पड़ेगा 1 या 2 पंक्ति में एग्जाम्पल लिखते हुए कि एथिकल डिलेमास होते क्या है, और एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। देन अब आप मेन बॉडी में आइए कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास, यानी कि लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं को सुलझाया किस तरीके से जाएगा, उस प्रक्रिया को समझाइए। तो आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटर इन एथिकल डिलेमास को। एक कदम ये हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का पालन कीजिए, जैसे कि संवैधानिक नैतिकता जो होती है उसका पालन कर सकते हैं। दूसरा कदम हो सकता है कि कानून का पालन कीजिए, कई सारे कानून होते हैं, उनका पालन करते हुए आप नैतिक दुविधा से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तीसरा है कि जो ज्यादा पब्लिक गुड लेकर आता है, जो भी चॉइस आपके पास है, 2 या 3 चॉइसेस आपके पास है जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ऐसा मूल्य चुनिए। चौथा है सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ आप डिस्कस कीजिए अपने एथिकल डिलेमास को, और उनसे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एथिकल डिलेमा से बाहर आए। तो जैसे कि सीनियर्स का ही उदाहरण यदि मैं आपको देना चाहूँ तो अनिल स्वरूप जी का आप उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। अनिल स्वरूप जी ने अपनी किताब में ये चीज़ लिखी है। यदि आपको नहीं पता अनिल स्वरूप जी कौन है, तो पिछले डिस्कशन के अंतर्गत हमने इनकी बुक देखी थी, बुक डिस्कशन में आप जाके ये देख सकते हैं कि अनिल स्वरूप जी ने किताब लिखी है नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट। ये एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। तो इन्होंने अपनी किताब में दर्शाया है कि कई बार इन पर जब करप्शन के लिए इनके मिनिस्टर्स प्रेशर बनाते हैं तो
बनाते थे तो ये सीनियर्स के साथ जाकर डिस्कस करते थे, जिस एथिकल डिलेमा में रहते थे सीनियर्स के साथ डिस्कस करते थे, और उस एथिकल डिलेमा से बाहर वे आसानी से निकल जाते थे क्योंकि सीनियर्स उन्हें काफ़ी अच्छे से गाइड करते थे। तो ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर इनका दे सकते हैं। देन पब्लिक गुड, पब्लिक गुड से जुड़ा हुआ आप उदाहरण दे सकते हैं ई श्रीधरन जी का। ई श्रीधरन जी पर भी उनके मिनिस्टर ने उन पर दबाव बनाया था दिल्ली मेट्रो के समय कि वह दिल्ली मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट जर्मन कंपनी को दे, लेकिन ई श्रीधरन जी ने कॉन्ट्रैक्ट मेरिट बेसिस पे जापानीज कंपनी को ही दिया। उनके समक्ष भी नैतिक दुविधा थी, एथिकल डिलेमा था, क्योंकि यदि वे मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे तो जो ओबीडियंस का मूल्य है मिनिस्टर के प्रति वो बाधित होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यदि वे मिनिस्टर की बात मान लेते हैं तो जो इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है जनता के प्रति, वो बाधित होते हुए नजर आती है। तो फिर भी उन्होंने इस नैतिक दुविधा से कैसे निकले, वो उन्होंने ये देखा कि पब्लिक गुड सबसे ज्यादा किस में आएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोक सेवा या जो लोगों की भलाई होगी वो किस में आएगी, वो तभी आएगी जब लोगों को अच्छी सुविधा या अच्छी सर्विस मिलेगी। इसके लिए ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जापानीज कंपनी को दिया मेरिट बेसिस पर, आप ये दर्शा सकते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल आप दुर्गा शक्ति नागपाल जी का दे सकते हैं। देखिए दुर्गा शक्ति नागपाल जी के समक्ष भी जब वो सैंड माफिया के विरुद्ध कदम उठा रही थी, उन पर भी काफी दबाव बनाया गया था मिनिस्टर्स के द्वारा कि यदि उन्होंने इस प्रकार के कड़े कदम उठाए सैंड माफिया के विरुद्ध तो उनका ट्रांसफर करवाया जा सकता है। तो उनके समक्ष भी ऐसी ही नैतिक दुविधा थी, लेकिन फिर भी वे संविधान के साथ गई, जो संवैधानिक नैतिकता है, कानून के प्रति जो उनकी नैतिकता है, सत्यनिष्ठा है, उसके साथ वह गई, जनता की भलाई लाई और सैंड माफिया के विरुद्ध उन्होंने कड़े कदम उठाए। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि कैसे इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटर्स के समक्ष ये एथिकल डिलेमास थे ऑलरेडी, फिर भी वे इन मेजर्स के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, पब्लिक गुड या सीनियर्स, इनकी मदद से इन्होंने ये एथिकल डिलेमास से उभरने में इन्हें मदद मिली। तो आपको कुछ इस प्रकार का आंसर लिखना पड़ेगा ऐसे एग्जाम्पल्स को दर्शाते हुए। तो आंसर को यही एंड नहीं करना है, आपको यह भी फिर दर्शाना पड़ेगा कि यदि एथिकल डिलेमास रिजॉल्व नहीं हुए तो क्या होता है। आप बताइए कि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें रुकावट आएगी यदि एथिकल डिलेमास सही समय पर सॉल्व एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा नहीं करवाए जाते। दूसरा होता है कि यदि एथिकल डिलेमास एडमिनिस्ट्रेटर को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, तो करप्ट एक्टिविटीज भी, करप्शन भी इसके द्वारा आगे बढ़ता है, करप्शन भी बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं CWG स्कैम का या 2G स्कैम का, जहां पर कई एडमिनिस्ट्रेटर्स के समक्ष जो कि सबऑर्डिनेट्स थे उनके समक्ष भी एथिकल डिलेमास थे या नैतिक दुविधाएं थी, लेकिन उसके पश्चात भी वे इस नैतिक दुविधाओं को सॉल्व नहीं कर पाए और इसीलिए करप्ट एक्टिविटीज आगे बढ़ी। एंड देन फिर आप कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन में आप एथिकल थ्योरी जरूर दर्शाइएगा। आप ये दर्शा सकते हैं कि जब नैतिक दुविधाएं होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर के समक्ष या प्रशासक के समक्ष, और जब वो उसे सुलझा लेता है ठीक तरीके से, तब कांट का जो मूल्य है, कांट का एक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी का, यानी कि वस्तुनिष्ठा का सिद्धांत है, वो समाज में लागू होता हुआ नजर आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। आंसर में ये सारे एस्पेक्ट्स आने चाहिए, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। आप एग्जाम्पल्स कुछ और लिख सकते हैं, हो सकता है आप इतने सारे एग्जाम्पल्स मत लिखिए, एक या दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए, लेकिन ये सारे डायमेंशंस आने चाहिए कि कैसे, किस प्रक्रिया के थ्रू आप सुलझाने की कोशिश करेंगे नैतिक दुविधाओं को। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। कोई भी अन्य डाउट्स होंगे तो प्लीज डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।